नौमानवी रहमतुल्लाह जी, अलैह का ज़माना भी देखा खूब होगा, देखा है माशा। क्योंकि अक्सर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज के हमारे पोस्ट कार्ड के जो मेहमान हैं, आली जनाब हाफिज मोहम्मद असद साहब, इमाम व खतीब मस्जिद फातिमा मस्जिद हाथी बाबा झांसी। तो हजरत से सबसे पहले हम हजरत का तारुफ पूछेंगे, तो उसके बाद में उनकी तालीम के बारे में और अभी तक जो जिंदगी गुजारी है वो किस तरीके से गुजारे। तो सबसे पहले हजरत, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आपने इब्तिदाई आप पैदाइश कहाँ हुई, आबाई वतन क्या है? मेरा आबाई वतन झांसी ही है और मेरी पैदाइश झांसी की ही है, प्रेमनगर गड़िया फाटक की। यहीं पर मैं पैदा हुआ हूँ। शुरुआत में मेरी माँ ने मुझे आज़ाद जूनियर हाई स्कूल में दाखिल किया। 1 साल मैंने वहाँ पढ़ा। जब गर्मियों की छुट्टी हो गई तो हमारे यहाँ मौलाना इसहाक साहब मरहूम का मदरसा चलता था, तो वहाँ मैंने तालीम हासिल की। तो 2 महीने की जब स्कूल की छुट्टी हुई तो 2 महीने में ही मैंने यसल्ला कुरान और अम्मा पारा मुकम्मल कर लिया। तो मेरी वालदा ने कहा कि अब ऐसा करो कि तुम इस पढ़ाई में तेज हो तो ये हिंदी की पढ़ाई छोड़ करके और इसी तालीम में लग जाओ। तो मैंने बहुत मुख्तसर वक्त में 3-4 महीने में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था और तकरीबन मुकम्मल हो गया था। और यहीं से फिर हमने इसी मदरसे से, मौलाना इसहाक साहब के मदरसे से हमने हिफ्ज भी करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर बाज़ाब्ता तालीम नहीं थी। हालांकि 20 पारे मेरे यहाँ पर हिफ्ज हो गए थे, लेकिन बाज़ाब्ता तालीम नहीं थी तो दौर नहीं होता रहा, इसलिए भूल गया था। फिर इस वक्त में आप यहाँ जैसे प्रेमनगर में ही जो तालीम हासिल कर रहे थे मौलाना इसहाक साहब के मदरसे में, उस वक्त में शहर झांसी के अंदर कोई दारुल इकामा की शक्ल में कोई मदरसा मौजूद था? मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक नहीं था। शहर में जामा मस्जिद सराय में मदरसा चलता था, लेकिन वो उसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह भी थी। बाज़ाब्ता जैसे निज़ाम तालीम होता है या हिफ्ज का कोई मदरसा झांसी में नहीं था। 1983 में फिर मौलाना आमिल साहब ने यहाँ पर जब झांसी में आए, उन्होंने यहाँ पर मदरसा कायम किया। 1983 के ही आखिर में मैं वहाँ पर मदरसे में पहुँच गया था और फिर वहाँ से नए सिरे से मैंने अपनी तालीम शुरू की और तकरीबन 2 साल में दोबारा से तालीम हासिल करने के बाद मुझे ये फख्र भी हासिल है कि मैं उस मदरसे का पहला हाफिज हूँ। जी। तो आप जैसे मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीमुल कुरान बिसाती बाजार असल में जो मौलाना आमिर साहब ने मदरसा कायम किया, आप उनके पहले शागिर्द रशीद भी हैं और आपने सबसे पहले तालिब इल्म भी है मदरसे के। तो उस वक्त में झांसी के अंदर कितने आलिम मौजूद थे या कितने मुफ्ती मौजूद थे उस वक्त में? मैं उस मदरसे का पहला तालिब इल्म नहीं हूँ, बल्कि पहला हाफिज हूँ। उससे पहले मेरे दौर में 4-5 लड़के हिफ्ज करते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 20 पारे हिफ्ज करके आया था, वहां पर दौर किया और पहला हाफिज हूँ। उस वक्त झांसी में मेरा ख्याल है 2-3 आलिम रहे होंगे। कारी नूर इलाही साहब का मैंने नाम सुन रखा था, उनकी जियारत तो नहीं हुई। हमारे बस्ती में हाफिज नफीस साहब बहुत बड़े आलिम थे, वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बाकायदा तालीम का निज़ाम नहीं था। तो मौलाना आमिल साहब जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर 2 लोग थे, मौलाना आमिल साहब थे और मुफ्ती महमूद अल हसन साहब जो आजकल जबलपुर में हैं, वो यहाँ पर थे। तो यहाँ पर आकर के मैंने फिर तालीम हासिल की। आपकी जो वहाँ से उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो फिर दौर भी आपने वहीं किया कि दौर के लिए कहीं और का? नहीं, यहीं पर दौर किया। यहीं पर फिर 3 साल तक अरबी फारसी भी पढ़ी। उसके बाद मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे तो फिर मुझे ये बीच में ही तालीम छोड़ना पड़ी थी। माशाल्लाह आपने ये तालीम जैसे हासिल की, फिर हाफिज बनने के बाद एक जहन होता है लोगों का कि अब हाफिज बन गए हैं, बिजनेस करेंगे या इमामत करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उस वक्त में आपके क्या जहन बना था कि हमें इसी लाइन में रहना है या फिर कोई बिजनेस करना है? मेरा इमामत करने का तो मन नहीं था। शुरू से ही मैंने इमामों की जो हालत देखी थी और मुआशरे में जो उनके साथ ज्यादतियां होती थी
वो मैंने देख रखी थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इमामत करूंगा। और हाफिज होने के बाद कम से कम मैंने 10 साल तक इमामत नहीं की। लेकिन हाँ, होता ये था कि तरावी पढ़ाना मेरे लिए जरूरी होता था। कुरान शरीफ को बाकी रखने के लिए, कुरान शरीफ के लिए तरावी को पढ़ाना जरूर। और हर जगह हर साल इस मस्जिद में, फिर उस मस्जिद में, यहाँ इधर उधर जाना पड़ता था। मैंने BHL में भी तरावी पढ़ाई, पारीछा में भी 5 साल तक तरावी पढ़ाई, खंडराव गेट की मस्जिद में भी 1 साल तरावी पढ़ाई, यहाँ पर गड़िया फाटक में भी पढ़ाई। तो अब ये बार बार इधर उधर भागना फिर मुझे बहुत अखरता था। फिर इसमें मैंने फिर पहली मर्तबा ये सोचा कि इससे अच्छा तो ये है कि इमामत ही कर ली जाए। तो ये मैंने इमामत के बारे में फिर काफी मालूमात हासिल की और सीखा कि इमामत कैसे की जाती है, कैसे बाकी रखी जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 10 साल के बाद फिर इमामत शुरू की। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जैसे इमामत करने के लिए इमामत की लाइन में आ रहे हैं। इमाम एक रहबर होता है, और इमाम सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं होता, इमाम तो पूरे महल्ले का इमाम होता है। और ऐसे ही आपने ये बहुत बेहतरीन बात की, इससे हम सबको सबक मिलता है कि इमाम बनने के लिए पहले सीखना भी जरूरी है, इमाम कैसे करना चाहिए। क्योंकि आपके पीछे जितने नमाज पढ़ रहे हैं, सबकी नमाज का भी आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए सीखना ज्यादा बेहतर है। सही। आप जैसे अभी इस वक्त में मस्जिद फातिमा में इमामत कर रहे हैं, तो तकरीबन कितना वक्त हो गया आपको इसमें? यहाँ पर तकरीबन 27 साल मुझे हो गए हैं इमामत करते हैं। ये बहुत सी हमारे शहर झांसी की मस्जिदों का रिकॉर्ड है कि जैसे कहीं इमाम 30 साल से है, कहीं 40 साल से, कहीं 27 साल से। जी जी, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है। और ये बात है कि आप कुछ मौलाना आमिल साहब के बारे में बताएं, क्योंकि हमने ये सुना है कि झांसी के अंदर जो आज सरों पर टोपियां हैं और जो हुफ़ाज़ हैं या आलिम हैं, मुफ्ती हजरात हैं, तो वो जहाँ तक हैं मौलाना आमिल साहब के शागिर्द हैं और उन्हीं की मेहनत है। बिल्कुल तो बेहतर बता सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। मौलाना आमिल साहब ने झांसी के लिए बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी में खपा दी। आपको बता दूं मैं कि मौलाना आमिल साहब की सरकारी नौकरी लग गई थी, और उन्हें उस जमाने में, मैं बता रहा हूं आपको, करीब 2002 या 1 की, उस जमाने में उन्हें 40,000 रुपए की ऑफर हुई थी नौकरी की, और बाकायदा सरकारी नौकरी स्कूल में लग गई थी। लेकिन जब उन्होंने 2 महीने नौकरी करने के बाद ये हासिल किया कि इससे तो हमारा जो मदरसा है ये खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने वो सरकारी नौकरी को छोड़ करके यहाँ पर जो उन्हें 4-5 हजार रुपए मिलते थे उसी पे इक्तिफा किया कि हमें ज्यादा पैसों के बजाय हमें अपने बच्चों के लिए ज्यादा करना है। बहुत मोहब्बत, बहुत खुलूस के साथ हम लोगों को वो पढ़ाते थे और बहुत ख्याल रखते थे। उस वक्त हम लोगों के पास खाने आने का कोई निजाम नहीं होता था, तो मौलाना आमिल साहब लोगों से कहते थे कि भाई एक बच्चे को आप खिला दो, एक बच्चे को आप खिला दो। उस वक्त नीचे एक होटल हुआ करता था, उन होटल वालों ने कहा कि भाई एक बच्चे को हम खिलाएंगे, तो उन्होंने होटल में, मैंने 3 साल तक खाना खाया, और 3 साल खाने के बाद चूंकि सुबह दोपहर शाम गोश्त गोश्त वो भी होटल का, तो मेरी फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैं 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। फिर मौलाना ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें होटल का खाना नहीं खाना है। फिर हाजी बशीर साहब बक्से वाले थे, उनके यहाँ फिर मेरा खाना बंधा। फिर जब से मैं वहां ही खाना खाता रहा, जब तक मैं मदरसे में रहा। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अल्लाह ताला उनके अमाल को कबूल फरमाए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मदरसे वाले कितनी कुर्बानियां देते हैं। कि आज तो बहुत आसानी हो गई है कि मदरसे में ही सारा काम का निजाम हो जाता है, बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता है। जैसे बहुत से वाकयात हज़रत बानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना है, तो शायद आपने तो हज़रत बानवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना भी देखा खूब होगा। देखा है माशाअल्लाह। क्योंकि अक्सर हज़रत बानवी रहमतुल्लाह अलैह बुंदेलखंड के ही इलाके में रहे हैं और आपके काफी मदरसे रहे हैं। छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में आपने मदारिस कायम की है माशाल्लाह, कई जगहों पे चल भी रहे हैं। तो आपने हज़रत बानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो जमाना देखा है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक शख्सियत और वली अल्लाह थे, और मुझे ये फख्र हासिल है कि जब वो यहाँ पर झांसी में अक्सर आते रहते थे, तो मेरा जब कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ तो मेरी दस्तार उन्हीं के हाथों हुई। हाँ, उन्हीं ने मेरी आमीन जो कहते हैं उन्हीं ने कराई, और बड़ा मोहब्बत करते थे सभी से, झांसी वालों से उनकी बड़ा लगाव था, बड़ी मेहनत थी और बहुत मोहब्बत थी।
आपको मैं बताऊं कि एक दफे अफ्रीका कोई साहब गए वहां पे चंदा करने के लिए, और वहां से तकरीबन 30,000 रुपए वो चंदा करके लाए थे उस जमाने में। तो मौलाना ने उनसे कहा था, लो इतने दूर विदेश गए और 30,000 रुपए लेके आए, अगर मैं एक आदमी झांसी भेज देता तो इससे ज्यादा तो झांसी में हो जाता। तो झांसी वाले भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और बड़े अच्छे आदमी थे। हर किसी को ये लगता था कि ये मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत खुलूस से सबसे मिला करते थे। हम लोगों की तो अक्सर उनकी जियारत होती रहती थी। अक्सर मौलाना, हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, वो अक्सर आ जाते थे, हम लोग उनकी खिदमत में लगे रहते थे। बड़ा शर्फ हासिल हुआ, उनकी खिदमत की है, उनके पांव दबाए हैं, उनके सर दबाए हैं। बहुत अच्छा, अल्लाह तक का शुक्र है, ऐसे लोगों की सोहबत में रहने का मौका मिला है। और उस वक्त में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब फारिग हुए, तो समथिंग कौन सी सन होगी? मैं 1986 में हाफिज हो गया था। हाफिज होने के बाद फिर 2 साल और मैंने अरबी फारसी पढ़ा, दौर किया 2 साल। 3 साल और मैं मदरसे में रहा। उसके बाद मैं घर आ गया, फिर मुख्तलिफ काम किए, अखबार बांटे और लोगों के यहाँ काम किया। कभी फर्नीचर का काम किया, कभी साइकिल का काम किया, क्योंकि मुझे ये था कि इमामत नहीं करनी है। बाकी फिर रमजान आते थे तो फिर मैं तरावी के लिए मशगूल हो जाता था। तो मुख्तलिफ काम किए, लेकिन इमामत फिर मजबूरी में इसलिए करना पड़ी क्योंकि तरावी का मसला था, वरना शायद मैं इमामत नहीं करता। और उस वक्त में हमारे यहाँ शहर झांसी के अंदर तबलीग का कैसा क्या काम था? तबलीग का काम तो फिलहाल तसल्ली बख्श था, लेकिन ऐसा होता था कि तबलीग वालों का आज भी यही हाल है और उस वक्त भी ये था कि उनको, मैं ये समझता हूं कि उनमें हिकमत की बड़ी कमी है। उनको जो बाहर से, जो ऊपर से, उनके अकाबिर से जो हिदायत मिलती है, उनके मुताबिक भी वो हर जगह काम करते हैं। जबकि मैं समझता हूँ हर इलाके की, हर जगह की अलग अलग कमियां होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं। अगर वो इलाके की जरूरतों को देखें और अलग अलग जगह की हिकमतें बना करके काम करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। जी, बेहतर बात है। आखिरी बात ये है अब सब आपसे कि जैसे इस वक्त में आप इमाम भी हैं और माशाल्लाह आप मकतब भी चला रहे हैं। जी। तो हम लोगों ने एक नोटिस किया, क्योंकि मैं भी मकतब चलाता हूँ, कि हर बच्चा मदरसे तक तो नहीं पहुँच पाता है। तो मकतब के अंदर कैसी तालीम होना चाहिए और कितनी आला किस्म की तालीम होना चाहिए ताकि वो बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके और उस पर गामजन रह सकें, उस पर अमल कर सकें। होता ये है कि बच्चा कुरान पढ़ता है उसके बाद बंद कर देता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइएगा। मकतब मैंने जब शुरू किया तो यहाँ पर तो पूरे गड़िया फाटक में नगरा में कोई मदरसा था, तो नगरे की जामा मस्जिद में एक मदरसा चलता था, मदरसा हमीदिया के नाम से। मैं वहां पर पढ़ाता था। फिर मैंने जब यहाँ इमामत की तो यहाँ पर भी मैंने मकतब शुरू किया। तो मेरा शुरू से ये मानना था कि 5 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे जो हैं वो मकतब में जरूर आए और उनकी हाजिरी जरूर इसमें मकतब में हो, और उनमें कम से कम ये हो कि दीनियात, अखलाकियात, कुरान मजीद, ये मजामीन बहुत अच्छे हों, और शुरू से उनकी ऐसी तालीम हो कि तौहीद और रिसालत की उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी मालूमात हासिल हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि तौहीद बच्चों को मालूम नहीं होती। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके माना क्या है, इसके तकाजे क्या हैं। इस पर मेरी मेहनत ज्यादा होती है। और जैसा कि हमने अभी ये इस्लामिक पॉडकास्ट वाला काम शुरू किया है, तो ये करने का जो हमारा वो रहा है, इससे आपको कैसा लगा? ये सही है क्या? बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने हम जैसे लोगों को इसमें बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिनके पास पैसा ज्यादा है, ओहदा बड़ा है, लोगों का नाम है दुनिया में, उन लोगों को ज्यादा लोग सोचते हैं कि एक्सपोज करें, उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोगों ने हम जैसे छोटे लोगों के लिए ये सोचा, बड़ी खुश हुई। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब सब आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम इसके लिए आपको जज़ाकल्लाह कहते हैं। और हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से अपने शहर झांसी के तमाम हुफ़्फ़ाज़ और उलमा इकराम के बारे में बताते रहेंगे और उनसे दीनी शर्फ हासिल करेंगे। और जैसे कोई हमारे नाज़रीन का अगर कोई मसला रहता है
तो वो हमें कमेंट में बता सकता है, हम उसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।